नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अभय दुबे जी से बातचीत कर रहा था तो बहुत मजेदार मजेदार मुद्दों पे बात हुई। अब बताइए, सरकार बनती है आम आदमी की समस्या सुनने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर है। 27 नवंबर तक सरकार बन जानी है और वहां पे समस्या सुनने की जगह, मुख्यमंत्री को जनता की समस्या सुनने की जगह अपने ही लोगों की समस्या नहीं सुनाई पड़ रही है। डिप्टी स्पीकर बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है। वहाँ के डिप्टी स्पीकर गए कि सीएम साहब मिलना है आपसे, मुझे आरक्षण के संबंध में बात करनी है। सीएम साहब ने लिफ्ट ही नहीं दी और डिप्टी स्पीकर छत से कूद गए। वो तो नीचे जाली लगी हुई थी, वरना राम नाम सत्य हो जाता। ऐसा हाल चल रहा है महाराष्ट्र में। कभी-कभी कहा जाता है कि जब संकेत मिलने लगते हैं नेचर के, तो पता चल जाता है। ऊँट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है और वही महाराष्ट्र में होता हुआ नज़र आ रहा है। अभय जी से हमने पूरी राजनीति की, महाराष्ट्र की राजनीति में बात करी है। पूछा है कि छत्रपति शिवाजी जो भगवान जैसे हैं महाराष्ट्र में, उनकी मूर्ति भ्रष्टाचार के कारण गिरी, ये कितना जनमानस में जा सकता है? हमने बात करी है कि यूपी की सरकार पत्रकार अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी के पीछे जिस तरह पड़ी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बहुत बड़े खुलासे अपने ट्वीट में कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो इसका सरकार पर क्या नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि अभिषेक के ट्वीट गांव गांव फोटो स्टेट करा के लोगों ने बांट दिए। और हमने बात की कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये नारा रटते रहते थे बीजेपी के लोग, लेकिन अब भारत सरकार के विदेश मंत्री खुद पाकिस्तान जा रहे हैं, तो भक्त क्या करेंगे? चलते हैं अभय जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे 63 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। जिस गति से आप 4 PM को प्यार कर रहे हैं वो अद्भुत है। आप जिस तरह से दुलार कर रहे हैं 4 PM को, वो अद्भुत है। आपको हाथ जोड़ के मैं आपका अभिवादन करता हूं। इस प्यार के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास आपसे इस रिक्वेस्ट के साथ कि चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 PM न्यूज नेटवर्क पे स्वागत है अभय दुबे जी आपका। महाराष्ट्र में गजब हाल चल रहा है। कभी-कभी कहते हैं कि जब सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं, वही वाला हाल महाराष्ट्र में चल रहा है। और एक कहावत और भी बड़ी चर्चित है कि जब बुरा वक़्त चल रहा है तो ऊँट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। महाराष्ट्र में चुनाव की शुरुआत हुई, उससे पहले छत्रपति शिवाजी, जिनको महाराष्ट्र में भगवान मानते हैं लोग, उनकी प्रतिमा गिर गई और लोगों ने कहा कि ये तो भ्रष्टाचार के तांडव मचा दिया। उज्जैन में महाकाल की मूर्तियाँ गिर गईं। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिर गई और पता चला कि जो आर्किटेक्ट साहब थे, उन्होंने बड़ा झोल किया है। अभी इस अशुभ संकेत से, इस खराब मैसेज से उभरी हुई नहीं थी बीजेपी सरकार कि वहाँ के डिप्टी स्पीकर हैं नरहरि झिरवल, ये ना बड़े नाराज थे। इनका मानना था कि ये जो धनगरों को आदिवासी आरक्षण में कोटा नहीं दिया जाए, अलग से उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए, ये मांग कर रहे थे। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलने गए और मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया, या मुलाकात नहीं हुई, टाइम नहीं दिया, जो भी बात हो। लेकिन आप सोचिए, डिप्टी स्पीकर बहुत बड़ी हैसियत रखता है किसी भी राज्य में। मुख्यमंत्री मिल ही नहीं रहा है उससे और आज गुस्से में आए डिप्टी स्पीकर साहब और मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूद गए। वो तो अच्छा, वो नीचे जाल वाल बना हुआ था, वरना तो मंत्री डिप्टी स्पीकर साहब का भगवान ही मालिक था, राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन आप सोचिए कि डिप्टी स्पीकर अपनी बात को मनवाने के लिए कूद रहा है। उस सरकार का अंदाजा लगा सकते हैं क्या वो सरकार में आम आदमी की बात कैसे सुनी जाती होगी। चुनाव सिर पर है, मतलब 10 दिन के अंदर घोषणा होनी है, 15 दिन के अंदर 27 नवंबर तक सरकार बननी है। उससे पहले ये हाल महाराष्ट्र में, कैसे संभालेंगे मोदी जी और कैसे संभालेंगे पवार साहब, तो क्या करेंगे शिंदे जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये खबर बहुत ही आश्चर्यजनक है और आश्चर्य होने के साथ साथ में दुखदाई भी है। तो आश्चर्य और दुख के मिले जुले भाव के साथ मैं इसकी ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ। एक राज्य का, एक राज्य विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है, उपसभापति है, डिप्टी स्पीकर, वो अगर उसको अगर प्रतिरोध करने के लिए कि उसकी बात नहीं मानी जा रही है, आत्महत्या करने की कोशिश करे, वो ये आत्मदाह के समान ही है। आपने जो खबर दी है, ये खबर मैंने नहीं पढ़ी थी, आप ही खबर दे रहे हैं पहली बार मुझे। तो अगर मैं इसका तात्पर्य निरूपण करूं, इसका मतलब निकालने की कोशिश करूं, तो ये एक तरह से वही है कि हम प्रतिरोध में लोग आत्मदाह कर लेते हैं, तो उन्होंने आत्मदाह करने की बजाय वो प्रतिरोध और क्षोभ के कारण जो है वो तीसरी मंजिल से कूद गए। ये तो एक तरह से देखा जाए कि एक बहुत अच्छी बात हुई कि उनको ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, वो बीच में बड़ी जाली में अटक गए। चोट तो निश्चित रूप से लगी होगी, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, और मैं कामना करता हूं उनके अच्छे स्वास्थ्य की। और साथ में मैं ये भी सोचता हूं
कि आखिरकार वो क्या परिस्थिति रही होगी, वो क्या मानसिकता रही होगी जिसमें उन्होंने इस प्रकार का निर्णय किया, इस प्रकार का आत्मघाती निर्णय किया उन्होंने। देखिए, जो गरीब तबकों से लोग आए हुए होते हैं, आरक्षण उनके लिए एकमात्र सहारा है कि वो जीवन में अपने करियर को, अपनी प्रगति को कैसे आगे बढ़ा सकें, और कोई उनके लिए सहारा नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया उनके लिए सहारा नहीं है। सरकार द्वारा दिया जाने वाला आरक्षण ही उन सहारा है। यानी जो भारतीय राज्य के जो संसाधन है, उन संसाधनों में से हिस्सा लेना, चाहे नौकरियों की शक्ल में हिस्सा लेना या कॉलेजों में दाखिले की शक्ल में हिस्सा लेना, यही उनके लिए एकमात्र सहारा है। ऐसे में वो लोग, उनकी बिरादरियां अपने नेताओं के नेतृत्व में संघर्ष करती हैं। वो मांग करती हैं कि उनको इस तरह का आरक्षण दिया जाए, उनसे लाभ हो। जो आरक्षण उन्हें दिया जाता है, उस आरक्षण का उन्हें लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। तो जो लोग मान लीजिए ओबीसी में आरक्षित हैं, वो कहते हैं कि हमें आप अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति में आरक्षित कीजिए। जो अनुसूचित जनजाति, बहुत से लोग जो अनुसूचित जाति में आरक्षित नहीं है, वो कहते हैं हमें अनुसूचित जाति में आरक्षित किया जाए, दलित घोषित किया जाए। तो ये लगातार भारतीय लोकतंत्र में मैं पिछले कम से कम 20 साल से देख रहा हूं, इस प्रकार का संघर्ष जारी है। हर मुख्यमंत्री को इस प्रकार के संघर्ष को, इस प्रकार की मांग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है कि जो मुख्यमंत्री श्रीकांत शिंदे हैं, वो इसके प्रति संवेदनशील क्यों नहीं है। एकनाथ शिंदे, वो तब जबकि एकनाथ शिंदे, तब जब विधानसभा का उपसभापति उसके लिए उनके पास आ रहा है बातचीत करने के लिए। ये इससे बात बताती है कि कुल मिलाकर महायुति की जो सरकार है, उसके अंदर बड़ा निष्ठुर किस्म का माहौल है। हालत यह है कि इसके जो घटक दल हैं, वो भी स्थिर नहीं है। उनकी आपसी संयोजन भी उनका स्थिर नहीं है। जैसे इस वक्त सब लोग अजित पवार को महायुति से बाहर धकेलने पर आमादा है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। आप फडणवीस साहब से बात कीजिए, वो अच्छा। दूसरे, भारतीय जनता पार्टी का यहां भी दांव क्या है, वो सांप्रदायिक दांव चल रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी फडणवीस ने कहा कि भाई लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने वोट जिहाद किया, यानी अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो वो वोट जिहाद हो गया। अब इसके ऊपर एक टिप्पणी आई है शरद पवार की पार्टी के नेता की तरफ से। उस टिप्पणी में उन्होंने कहा है कि मान लीजिए गुजरात, बंबई में रहने वाले जो गुजराती हैं, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं और किसी पार्टी को वोट नहीं देते, तो क्या उन्हें उनका वोट जिहाद, गुजरातियों का वोट जिहाद कहा जाना चाहिए? सही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी बेतुकी टिप्पणी फडणवीस की है, उतना ही बेतुका इसका जवाब है। लेकिन इस प्रकार की पूरी बहस जो महायुति के अंदर चल रही है, और महायुति अपने ही नेताओं के प्रति अगर निष्ठुर रवैया अपनाएगी, जैसे कि उपसभापति के प्रति अपनाया गया, तो ये उसकी जो मौजूदा हालत है, उस मौजूदा हालत को दर्शाता है। देखिए, इस महायुति का भविष्य अंधकारमय है। मुझे पूरा यकीन है कि विधानसभा चुनाव के बाद ये पूरी तरीके से बिखर जाएगा, और इसका पहला प्रमाण उस समय मिला जबकि अमित शाह ने भाषण देते हुए कहा कि इस बार महायुति की सरकार बनाओ और अगले लोकसभा के 2029 के चुनाव में विशुद्ध भाजपा का कमल खिलाओ। ये जो उन्होंने भाषण दिया, इस बात का सबूत है कि वो नहीं देखते, खुद अमित शाह भी नहीं देखते कि महायुति का भविष्य अगले लोकसभा चुनाव तक जाएगा। तो ये महायुति की स्थिति है। मुझे लगता है इसी विधानसभा चुनाव में, करारी हार के बाद में, ये पूरा गठजोड़ जो है बुरी तरीके से बिखर जाएगा। अच्छा, ये इसका जनता में इम्पैक्ट किया जाएगा? जनता ये देख रही होगी कि भैया कभी मूर्ति गिर जा रही है, कभी डिप्टी स्पीकर कूद जा रहे हैं, ये कैसी सरकार चल रही है। बीएमसी के चुनाव, एशिया की सबसे बड़ी कमाईदार, सबसे बड़ी पैसे वाली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चुनाव 2-2.5 साल से नहीं हो रहे हैं। ये किस नमूने की सरकार चल रही है? तो ये जनता में ऐसी घटनाओं का क्या असर जाता है? जिस समय वो वोट डालने जा रहे होते हैं, जिस समय चुनाव चल रहा होता है, उससे ठीक पहले ये घटना जनता के मन मस्तिष्क में क्या असर डालती होगी? बिल्कुल नकारात्मक संदेश जाता है। वोटों की गोलबंदी के मसले पर बहुत नुकसान होता है, पूरा माहौल बिगड़ता है, और वो खासतौर से वो बिरादरी जिसकी नुमाइंदगी डिप्टी स्पीकर साहब करते हैं, समझ लीजिए उस बिरादरी के वोट तो इनके हाथ से चले गए। वो उस बिरादरी के वोट तो इनके प्रत्याशियों को नहीं मिलेंगे। वो बिरादरी जहां कहीं भी है महाराष्ट्र में, वो निश्चित रूप से इनको वोट नहीं देगी। इनके खिलाफ खड़े हुए मायावती के खिलाफ जो उम्मीदवार खड़े होंगे या बागी होंगे, उनको वोट देगी।
और आम जनता में ये जाता है कि जब ये अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। दूसरे, जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है, उस महानगर पालिका के उन्होंने चुनाव नहीं कराए। क्यों नहीं चुनाव कराए उन्होंने आखिरकार? इस पे कई बार टिप्पणी की जा चुकी है, और वो हर बार जो टिप्पणी की जाती है महत्वपूर्ण टिप्पणी है, भाजपा वाले इसका जवाब नहीं देते। आखिरकार ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस का टूटा हुआ हिस्सा, जिसको चुनाव आयोग कहता है यही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना का टूटा हुआ हिस्सा, इसको चुनाव आयोग कहता है यही असली शिवसेना। हालांकि मैं तो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस मानता हूं, चुनाव आयोग कुछ भी कहता रहे। मैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को असली शिवसेना मानता हूं, चुनाव आयोग कुछ भी कहता रहे। इसी चुनाव आयोग के हिसाब से वो असली पार्टियां हैं। तो इन दो तथाकथित रूप से असली पार्टियों के साथ में जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो उस पार्टी को यह विश्वास क्यों नहीं है कि ये पार्टियां उसे मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जिताने में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं, मदद कर सकती हैं। उन्हें विश्वास नहीं है कि शिंदे और अजित पवार महानगर पालिका के चुनाव से जिता सकती हैं। इसी अविश्वास के चलते, इसी भरोसे में कमी के चलते ये चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है कि आप वहां का चुनाव क्यों नहीं करवा रहे। ठीक बात है, और वो भी ये 2-4 महीने हो अलग बात है, 2-2 साल हो जा रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आते हैं हरियाणा पर, वोट डाले जा रहे हैं आज, और वोट डाले जाएँ उससे पहले लगभग तस्वीर साफ हो गई है, किसी को कोई संदेह नहीं रह गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा को लेकर मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं, 1 इंच भी अगर मैंने ज़मीन गलत तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को दी है, तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा, राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इतना बड़ा दावा कर दिया है उन्होंने। इस दावे के बाद आपको क्या लग रहा है कि अब जो तस्वीर उभरेगी, आज भी गोदी मीडिया के चैनल चला रहे हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जंग तेज। मैंने कई चैनल देखे, मतलब 24 घंटे पहले भी ये कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेके जंग तेज। तो मुझे हंसी आई। मैंने कम से कम ये गोदी मीडिया ये तो मान रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तब मुख्यमंत्री को लेकर जंग तेज, तो मतलब कम से कम इन्होंने नुकसान पहुंचाने की जगह फायदा पहुंचा दिया। कभी कभी नेगेटिव पब्लिसिटी भी पॉजिटिव बन जाती है, तो इन्होंने और नकारात्मक बात कह के पॉजिटिव कर दी। क्या कहना है आपका? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव ने कम से कम एक बात साबित कर दी है कि हमारा मतदाता मीडिया से पूछ के वोट नहीं देता, और मीडिया जहां कहता है वहां पर वोट नहीं देता। मतदाता के पास अपनी बुद्धि है, वो बुद्धि सही गलत कुछ भी हो सकती है, लेकिन मतदाता के पास अपना राजनीतिक दिमाग है। उसके हिसाब से वो तय करता है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। मैं तो ये समझता हूँ मतदाता जहां भारतीय जनता पार्टी को जिताता है वो भी सही जिताता है। मैं इस बात को मानता हूं, और जहां उसने भारतीय जनता पार्टी को हराया है उसने सही हराया है। इसलिए हरियाणा के मतदाता गोदी मीडिया द्वारा जो कलाबाजियां खाई जा रही हैं, इन कलाबाजियों को देखकर प्रभावित नहीं होगा। वो अपनी वोटिंग प्राथमिकताओं को नहीं बदलेगा। उसने जो तय कर लिया है वो वही वोट डालेगा। और मेरा अपना आकलन ये, मेरा आकलन गलत हो सकता है, आपका आकलन गलत हो सकता है, हम सब लोग आकलन गलत होगा तो हम सिर झुका के उसके लिए खेद व्यक्त करेंगे और अपने आकलन को दुरुस्त करेंगे। मेरा अपना आकलन ये है कि हरियाणा में कांग्रेस इस वक्त कम से कम 55 से 60 सीटों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चुनाव वोट पड़ने के 18-20 घंटे पहले की बात मैं कह रहा हूं, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ज्यादा से ज्यादा 20-22 सीटों की पार्टी है। बाकी निर्दलीय जीतेंगे, ज्यादातर पार्टियां नहीं जीतेंगी। बाकी अगर कोई जीतेंगे तो अन्य का जो खाता होता वो निर्दलीय जीतेंगे। ये मैं अभी से अपनी ये राय पूरी तरह साफ तौर पे आपके सामने रखना चाहता हूं। और ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्र हैं, मुझे पक्का यकीन है, ऐसे कई निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। सवाल ये, वहां दूसरे नंबर पर कौन होगा? मेरा प्रश्न ये है, वहां दूसरे नंबर पर कौन होगा? दूसरे नंबर पर कांग्रेस का बागी होगा। अच्छा, पहले नंबर पर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, आधिकारिक उम्मीदवार होगा। दूसरे नंबर पर कांग्रेस का बागी होगा, और कांग्रेस के सारे बागियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है कि अगर वो जीत गए तो वो कांग्रेस हुड्डा साहब के साथ चले जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं हरियाणा की स्थिति क्या है। क्योंकि इससे इस प्रशासन ने यह भी फायदा है, हो सकता है कुछ कांग्रेस की तरफ झुका हुआ वोट उन्हें मिल जाए, और थोड़ी बहुत अगर जीतने में कसर हो तो वो पूरी हो जाए, या टक्कर में, वो कड़ी टक्कर में आ जाए। देखिए, चुनाव दो उम्मीदों से लोग लड़ते हैं।
पहली उम्मीद तो हर एक की होती है कि भाई ये चुनाव जीत ले वो, लेकिन उसके साथ साथ में एक दूसरी उम्मीद होती है कि अगर वो चुनाव हारे भी तो उसको इतने अच्छे वोट मिले कि अगले चुनाव के लिए उसका दावा बन जाए। इसलिए जो कुमारी सैलजा की जो बात लोग कर रहे हैं, वो लोग नहीं समझते हैं कि राजनीति किस तरीके से होती है। गोदी मीडिया क्या कहता है उसको छोड़ दीजिए, कुमारी सैलजा जानती हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली, फिर भी वो लगातार इस बात को कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूं और आला कमान मुझे उम्मीद है कि आला कमान मेरे दावे को हमदर्दी के साथ देखेगा। उनका ये क्लेम इसलिए लगातार कर रही हैं ताकि अगले चुनाव के लिए उनका क्लेम बचा रहे। देखिए कांग्रेस आला कमान दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप बताइए कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव था वो कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाई, सोचिए आप जरा। मेरा मानना यह है कि चुनाव के 1 महीने पहले ही हुड्डा को चुनाव की कमान दी गई। बहुत सारे उम्मीदवार सैलजा वगैरह की पसंद के दिए गए, हुड्डा के उम्मीदवारों के चयन में ज्यादा नहीं चली। इसके बावजूद कांग्रेस ने 31 सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत पाने से रोक दिया उसने। मेरा मानना है अगर 6 महीने पहले कांग्रेस आला कमान का दिमाग साफ होता और 6 महीने पहले इस बार की तरह ही उसने हुड्डा को कमान दे दी होती तो 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती और कांग्रेस की सरकार बन जाती। इसलिए कांग्रेस का आला कमान जानता है कि उन्हें कौन जिता सकता है, हरियाणा में कौन जिता सकता है। उसी लिहाज से उसी बात का ध्यान करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरी चुनाव की कमान उनके हाथ में है। 90 में से 72 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हुड्डा की पसंद के हैं। ठीक बात। तो इस प्रकार की दावेदारियां चलती रहती हैं, ये सब होता रहता है, सभी पार्टियों में होता है, उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। विपक्षी दल और उनके पैरोकार छुपे हुए या खुले हुए इन चीजों को हाईलाइट करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उठाते हैं ताकि विपक्षी खेमे में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो आम मतदाता है वो पार्टियों के भीतर क्या चल रहा है इसके आधार पर वोट नहीं देता। बहुत कम ऐसे मतदाता होते हैं जिन्हें इन बात का पता भी होता है, वो दिमाग भी नहीं लगाते इस तरह कि पार्टियों के भीतर क्या चल रहा है। सही बात है। अच्छा, एक बड़ी संजय जी, पार्टियों के भीतर चलता है उससे कार्यकर्ता प्रभावित होता है। हाँ, सही बात है। कांग्रेस में अगर मान लीजिए सैलजा के समर्थन वाले कार्यकर्ता सुस्त पड़े हुए हैं, मान लीजिए, अगर हम मान के चलें वो हुड्डा के समर्थन वाले कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए, तो वहां पर नुकसान होता दिखता है। यह स्थिति कांग्रेस से भी ज्यादा संगीन भारतीय जनता पार्टी की है। हरियाणा में पूरी तरह कहावत चल रही है कि जनता जिता रही है कांग्रेस को और कार्यकर्ता हरा रहा है बीजेपी को। हाँ, ये बात तो सही है, लग भी रहा है। वजह है, मैं बता रहा हूं ना, उसकी वजह ये सब लोग कह रहे हैं। आप हरियाणा के किसी भी पत्रकार से, जिला स्तर के लेकर प्रदेश स्तर के पत्रकार से बात कर लीजिए, मैं आपको आधा दर्जन पत्रकारों के नाम बता सकता हूं, आप उनसे बात कर लीजिए, आप भी जानते हैं बहुतों को। आप दिल्ली में बहुत से पत्रकार जो हरियाणा कवर करते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। सब लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता बहुत नाराज है। उसकी वजह यह है कि 9.5 साल तक अकेले इस भूपेंद्र सिंह खट्टर नाम के व्यक्ति ने इतने कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की है कि उसकी सूची सैकड़ों में जाएगी। भूपेंद्र सिंह खट्टर अपनी अशिष्टता के लिए बहुत ज्यादा, अगर अशिष्टता की परीक्षा हो तो भूपेंद्र सिंह खट्टर को 100 में 200 नंबर मिलेंगे। मनोहर लाल खट्टर को 100 में 200 नंबर मिलेंगे। हाँ, तो ये स्थिति है इनकी। इन्होंने किसी से सीधे मुंह बात नहीं की क्योंकि उन्हें ताकत मिलती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में, देखिए, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हरियाणा का चुनाव 4 मुद्दों पे हो रहा है। पहला मुद्दा है जवान, यानी कि अग्निवीर, अग्निपथ योजना। दूसरा मुद्दा है किसान, यानी कि कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की मांग के लिए हरियाणा के किसानों का संघर्ष। और हरियाणा किसान केवल जाट नहीं है, भूल जाइए इस बात को, हरियाणा किसान केवल जाट है, जाट तो है ही किसान, दूसरी बिरादरियों के लोग भी किसान। और तीसरा मुद्दा है पहलवान बेटियों को जिस तरीके से जंतर मंतर पे घसीटा गया और भारतीय जनता पार्टी के एक बाहुबली सांसद के खिलाफ को बचाया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और चौथा मुद्दा है मनोहर लाल खट्टर और उसे हरियाणा के ऊपर थोपने वाले नरेंद्र मोदी। ये चौथा मुद्दा है।
हालांकि ये तीनों समस्याओं की जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। हरियाणा का चुनाव नरेंद्र मोदी के ऊपर वोट है। सही बात है, लग भी रहा है हाँ, तय हो नरेंद्र जाएगा, मोदी के ऊपर वोट है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे भी वोट है। क्यों नहीं है भाई? क्यों? अगर ये सब काम हो रहे थे वहां पर, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था, पोक्सो में उनको ढील दी जा रही थी, तो संघ चुप क्यों बैठा हुआ था? अग्निवीर योजना के ऊपर संघ की राय क्या है? अग्निवीर योजना जब लागू की गई, संघ को नहीं पता था कि इसे रक्षा सेनाओं के ऊपर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। सही बात। किसान आंदोलन साल भर तक चलता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया उसके समर्थन में? इनका जो संगठन है, इनके पास भी किसान संगठन है, जिसके बारे में कहते हैं देश का सबसे बड़ा किसान संगठन है, उस किसान संगठन की क्या भूमिका रही उसके अंदर? ठीक जब बात है, बिल्कुल। धरना दे रहे किसानों को आतंकवादी और ये सब गद्दार कहा जा रहा था, उस वक्त भाजपा का किसान संगठन क्या कर रहा था? किस बात का किसान संगठन है भाई? तो सही बात ये है, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक वोट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी दोनों के ऊपर है। सही बात, बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात। मनोहर लाल खट्टर तो एक प्यादा है। नायब सिंह सैनी की क्या औकात है कि उसके ऊपर पक्ष उसमें कोई वोट दे? नायब सिंह सैनी को तो कोई जानता भी नहीं था मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले। और अजीब सी बात ये, मनोहर लाल खट्टर को भी कोई नहीं जानता था मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले। ठीक बात है। आप जानते थे मनोहर लाल खट्टर को? नहीं, बिल्कुल नहीं, और ना नायब सिंह सैनी का नाम किसी ने सुना था। दोनों को नहीं जानते थे हम दोनों। बिल्कुल सही बात। ये तो नरेंद्र मोदी की जो खास राजनीति है उसके गर्व से निकले हैं। हाँ, ये दिखाने के लिए ना कि मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ, मैं किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता ये हूँ। खास राजनीति की पैदाइश है दोनों। बिल्कुल तो सही ये बात। नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसमें से ये चारों मुद्दे निकले, उसका नतीजा ये चारों मुद्दे हैं। ये 4 मुद्दों पर हरियाणा का चुनाव हो रहा है और अगर भारतीय जनता पार्टी ये चारों मुद्दों के बावजूद चुनाव जीत जाती है तो उसकी बल्ले बल्ले, हम अपनी सारी बातें वापस ले लेंगे सही बात और क्षमा मांग लेंगे साथ में, हाँ, ठीक बात है। माफी मांग लेंगे। बिल्कुल सही। अभय जी, आप एक सीएनटीएस से बहुत दिनों तक जुड़े रहे हैं, तमाम आपने एग्जिट पोल देखे हैं, उन कंपनियों को भी करीब से देखा है। आज तक का जो एग्जिट पोल था, जो प्रदीप गुप्ता जी ने एक्सिस में करते हैं तो वो बहुत ही गलत साबित हुआ। वो 400 प्लस दिखा रहे थे सीट, वो रो भी पड़े थे। लेकिन इतने बड़े चैनल एक गलती के बाद रहम नहीं खाते, छुट्टी कर देते हैं। मैं आज उनका देख रहा था कि वो जो कल एग्जिट पोल आया, आज जो एग्जिट पोल आने वाला है मतदान के बाद, तो वो टीवी चैनल पे आज तक नहीं, कल आएगा मतदान के बाद। तो अभी तो आज 6 बजे के बाद आ आएगा। जाएगा, 6 बजे के बाद आ जाएगा। तो वो टीवी चैनल पे नहीं कर रहे, वो यूट्यूब पे हमारे मित्र हैं संकेत जी और सौरभ भाई और सुनील जी, ये चला रहे हैं रेड माइक, उस पे आ रहा है, और बाकी किसी शायद एक और यूट्यूबर पे। आज तक ने छुट्टी कर ली है एक ही एग्जिट पोल के बाद में। तो क्या अब इतनी हिम्मत कर पाएंगे कि शाम को दिखा दें एग्जिट पोल वाले कि नहीं भैया, बीजेपी की सरकार आ रही है हरियाणा में? एग्जिट पोल तो आएगा, मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल नहीं आएगा, एग्जिट पोल तो आएगा। लेकिन जो आएगा, पहली लेकिन बार जिन लोगों ने एग्जिट पोल किए थे, अभी मुझे नहीं पता है कि कौन सी कंपनी, कौन सी फर्म किसके लिए एग्जिट पोल कर रही है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, घोषणा भी नहीं हुई है इस तरह की, वरना पहले से विज्ञापन शुरू हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि प्रदीप गुप्ता जी ने रेड माइक पे आके संकेत के साथ शो में कह दिया कि हम कल रेड माइक पे लेकर आ रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं। तो ये आज तक ने टाटा बाय बाय कर लिया हुआ एक गलत मोदी जी के बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिन जिन एजेंसियों ने पिछली बार 400 पार या 400 तक या 325 सीटें दिखाई थी भारतीय जनता पार्टी की, या 350 या इस तरह सब दावेदारी की थी, उन सबको इस बार उन सबकी कोई ओपिनियन पोल भी नहीं हुई। देखिए, आप हरियाणा और कश्मीर चुनाव के कोई ओपिनियन पोल आपने देखे? वरना ये तो पूरा धंधा बड़ा लंबा चौड़ा है ना। चुनाव की घोषणा के 2 महीने पहले ओपिनियन पोल शुरू हो जाते हैं, ट्रैकर्स चलने शुरू हो जाते हैं। वो ओपिनियन पोल जो है फिर वो एग्जिट पोल तक जाते हैं। उसके बाद में फिर अपनी पीठ अपने हाथों से थपथपाई जाती है। तो वो कुछ भी नहीं हुआ। ये सब एजेंसियां इस वक्त ठंडी पड़ी हुई हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है कि हिम्मत नहीं पड़ रही है किसी की हम गलत दे दें, सही दे दें। एक और उल्लेखनीय घटना घटी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2 पत्रकार पिछले दिनों बहुत छाए, अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी, और दोनों ने ट्वीट से पूरा एक जो एनकाउंटर है उसको लेकर सवाल खड़े किए। फिर यूपी में एक जाति विशेष के कितने अधिकारी ट्वीट किए। एक बड़ी बेहूदी किस्म की एक एफआईआर लिखी गई कि इसमें लिखा गया सीएम हमारे भगवान तुल्य हैं, वो भगवान हैं, इस तरह की उसकी भाषा थी, और भगवान के खिलाफ किसी ने किया है। तो ऐसी भाषा मैंने आज तक किसी एफआईआर में देखी नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप जो लिख के दे दो पुलिस इतनी अच्छी है, जो आप लिख के दे दो पुलिस तुरंत एफआईआर कर देती है।
ऐसी कोई भाषा आप लेके ले आइए एफआईआर, कोई कर तो दे आपकी अच्छी एफआईआर कराने में नानी मर जाती है, लेकिन वो एफआईआर हो गई। मकसद था कि पत्रकार डर जाएंगे। होता ये है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा ये काम किया गया। पार्ट 1 में तो मेरे जैसे आदमी के पीछे एक दरोगा आया, फर्जी नाम पता ले होता कि साहब कल से आपकी आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच शुरू, नाम भी पता, फर्जी पता भी, मेरी जांच शुरू। इस तरह का ट्रेंड रहा है कि बहुत सारे एनडीटीवी में नमक रोटी की खबर दिखाई उस पत्रकार पे एफआईआर। तो सरकार को लगता है पत्रकार डर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह अभिषेक उपाध्याय ने अपने ट्विटर की शब्द बाणों से हमला किया, पूरे उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई जिला, कोई गांव गया होगा जब वहां उसका ट्वीट वायरल ना हो। मतलब सरकार ने एफआईआर करा के पैर पे कुल्हाड़ी, मतलब कुल्हाड़ी पे पैर दे मारा अपना। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बड़ा, मतलब जो अभिषेक उपाध्याय का जो ट्वीट है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कैसे कर रहे हैं आप सब, कोई भी कार्रवाई पे रोक लगा दी पत्रकारों पे कि भैया ये तो व्यक्ति की आजादी है, पत्रकार कह सकते हैं। मतलब एक और फजीयत उत्तर प्रदेश सरकार ने करा ली। तो क्या ये योगी आदित्यनाथ को समझ नहीं आ रहा कि ये यूपी के ब्यूरोक्रेट हैं, ये एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश और बाकी इस तरह के जितने नाम काबिल अफसर हैं, पुलिस महकमे के अफसर हैं, गृह विभाग के अफसर हैं, ये मुख्यमंत्री की पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीयत क्यों करा रहे हैं। दुनिया में मेरे पास लंदन से जर्नलिस्ट का फोन आया, बोले यूपी में क्या हो रहा है, ये तो बड़ा स्टूपिड तरह का काम अफसर कर रहे हैं वहां पे, पत्रकार पे ऐसी एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं साहब कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपका क्या कमेंट है? देखिए, आपने चूंकि अभिषेक के साथ मेरा काफी इंटरेक्शन हुआ जब वो एबीपी चैनल पे मैं जाता था, तो अभिषेक जी से मुलाकात भी होती थी, बातचीत भी होती थी, उनके साथ मैंने कई बार चर्चाएं पैनल में भी रहा। तो उन्होंने एफआईआर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जो जवाब दिया था, वो जवाब बड़ा दिलचस्प था। वो जवाब मैंने भी खूब पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, और मैंने अपनी पत्नी को भी पढ़वाया जवाब। उस जवाब के कुछ हिस्से इस वक्त पढ़ के सुना देना चाहता हूं मैं आपको। जवाब तो लंबा है, पूरा नहीं पढ़ूंगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपको आदरणीय सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में है, इसलिए लिख रहा हूं कि आपके नाम पर मेरे खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें आपको ईश्वर का अवतार बताया गया है। अब आप चूंकि वैदिक ग्रंथावली के एको अहम द्वितीयो नास्ति सिद्धांत के आधार पर हजरतगंज कोतवाली की एफआईआर में भगवान का दर्जा पा चुके हैं, इसलिए मैं न चाहते हुए भी आपको आदरणीय लिखने के लिए विवश हूं। आखिर मैं ईश्वर का अपमान कैसे कर सकता हूं? तो हे हजरतगंज कोतवाली के दस्तावेजों में दर्ज मेरे समय के ईश्वर, आप अपनी सरकार पर ठाकुरवाद के आरोप से इतना कुपित क्यों हैं? क्यों इतना व्यथित हैं आप? क्यों आपको लगता है कि आपके ईश्वरत्व पर कोई आघात हो गया है? आप 1-2 नहीं 36 एफआईआर मुझ पर करा दीजिए, मुझे उससे उतना ही फर्क पड़ता है जितना काशी के पंडितों की चुनौती के आगे अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आदि शंकराचार्य को पड़ा था। सत्ता के नशे में स्वयं को पुरुरवा व इंद्र से भी प्रतापी समझने वाली निस्तेज और रीढ़हीन परंपरा के संवाहकों की छत्र छाया में कराई गई इस तरह 2 कौड़ी की एफआईआर बतौर पत्रकार मेरे गले का स्वर्ण आच्छादित आभूषण है, जिस पर मुझे जीवन पर्यंत अभिमान रहेगा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों को और भी ज्यादा पुष्ट किया है, फोर्टिफाई किया है, और बहुत सी बातें कही हैं। मैं तमाम बहुत सारे नाम है उसमें अफसरों के, हर नाम के पीछे सिंह लगा हुआ है, ये सब है। और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात और है कि ऐसे बहुत से अफसर जिनके नाम के पीछे सिंह लगा हुआ है, लेकिन वो क्षत्रिय जात के नहीं है, क्योंकि सिंह लगा था, इस चक्कर में उनको भी फायदा मिल गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप ये पूरी है। आपने कहा, वैसे मैंने फौरन उसको निकाल लिया, फिर मैंने उसको अलग बॉक्स में सेव कर लिया था। इसका ये ट्वीट फोटो स्टेट करा के गांव में बढ़ गया है। मतलब ये इतना जबरदस्त एफआईआर के बाद इतना जबरदस्त नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश सरकार सोच नहीं सकती कि क्या गलती कर बैठी पत्रकारों पे एफआईआर करा के। क्यों करते हैं? मतलब ये सरकार को क्यों नहीं लगता है? लिखा हुआ है, अंत में लिखा हुआ है कि आप अपना हुक्म उन पर चलाइएगा जिनके बेटे इसी लखनऊ में आपके ही राज में ताकत के रसूख में सरेआम एक गरीब को कुचल कर मार देते हैं। और उस सजातीय पत्रकार के इस विभत्स मामले में लखनऊ पुलिस उसके बेटे का नाम तक अपनी जुबान से लेने में कांप जाती है। लखनऊ का हर पत्रकार, योगी जी फिर लिख रहा हूं, हर पत्रकार इस घटना के बारे में जानता है, समय जानता है, नाम जानता है, और तो और जिस संस्थान ने इस घटना के बाद उस पत्रकार को निकाल बाहर किया था, वो भी इसकी एक डिटेल जानता है। अगर मुझे मेरी एडिटोरियल स्टोरी में लगातार नोटिस पर नोटिस भिजवाने वाली आपकी लखनऊ पुलिस के मुखिया, आपके कमिश्नर अमरेंद्र प्रताप सिंह में दम नहीं है कि इस घटना की फाइल को रीओपन कर दें, क्योंकि मामला सजाती है। योगी जी, आपने शायद जीवन में कभी फैज अहमद फैज का नाम भी न सुना होगा।
पर आपके लिए मैं उनका एक शेर लिखकर अपनी बात समाप्त करता हूं। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। क्या तो बात, ये क्या बात। देखिए, अभिषेक ने तो बहुत बेहतरीन किस्म का जवाब लिखा है और मेरे ख्याल से वो बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने ठीक ही कहा है कि ये एफआईआर जो है उनके गले में सोने का हार साबित होगी। और इससे हमेशा अब पत्रकारिता के इतिहास में अभिषेक उपाध्याय का नाम और ममता त्रिपाठी का नाम लिख गया है इसके में। देखिए, इस तरह की जब भी कोई घटना करता है उसको बहुत नुकसान होता है। आपको याद होगा, एक बार राजीव गांधी की सरकार के ज़माने में, या मैं भूल रहा हूँ, शायद इंदिरा गांधी की सरकार के ज़माने में, इंदिरा गांधी सरकार के ज़माने में एक बिहार प्रेस बिल लाया गया था, याद होगा। तो वो बिहार की पटना की सड़कों पर पत्रकारों ने जुलूस निकाला। उसमें बिहार का प्रमुख दैनिक पत्र था सर्चलाइट, उसके संपादक उसका नेतृत्व कर रहे थे। फिर उस पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सर्चलाइट के संपादक का जो जो बुजुर्ग थे और उनका सिर फट गया पुलिस की लाठी खाकर। उसके बाद वो प्रेस बिल वापस लेना पड़ा। इन सब बातों का असर क्या होता है? इन सब बातों का असर होता है कि सरकार की साख बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी में मिल जाती है सरकार की साख। और ये सरकार को तब पता होता है जबकि वो बुरी तरीके से चुनाव में मुंह के बल गिरती है, धूल दूसरे हो जाती है। यही सब इन लोगों के साथ होने वाला है। अब कुछ भी देखिए, अब तो मैं तो कभी आप इस बात को अलग से चर्चा कीजिए कि आजकल मोदी जी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आजकल मोदी जी ने, मुझे लगता है कि जो देश की राजनीति है, वो काफी कुछ उसमें से जमीन उन्होंने अमित शाह के लिए छोड़ दी है कि आपको इसमें जो करना हो कीजिए। वो विदेश नीति पे जोर दे रहे हैं। उनको लगता है कहीं टिप्पस लग जाए, कोई युद्ध रुक जाए, उसमें उसकी भूमिका हो तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, नोबेल शांति पुरस्कार मिल जाए, तो उनका जो रिटायरमेंट पैकेज होगा वो बड़ा सुंदर होगा। तो इस प्रकार की तमाम कोशिशें, प्रयास चल रहे हैं। इनके ऊपर भी कभी हम लोग बात कर सकते हैं, आप चाहें, कि ये बिल्कुल ठीक कब, बात है। कहाँ, कैसे होगा। तो ये तो बहुत अभिषेक ने जो किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, जिस सरकार के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगता है और उसके प्रमाण भी दिए जाने लगते हैं सार्वजनिक जीवन में, वो सरकार अगला चुनाव नहीं जीतती है। अखिलेश की सरकार की भी आरोप लगे थे, वो अगला चुनाव नहीं जीते। इस सरकार की भी आरोप लगे, ये भी अगला चुनाव नहीं जीते। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आपने। विदेश नीति की बात की तो आखिरी सवाल, हमारे विदेश मंत्री अब पाकिस्तान जा रहे हैं, एक सम्मेलन में भाग लेने जाएंगे। एक बार और हमारे देश के महत्वपूर्ण नेता ने हवाई जहाज उतरवा दिया था और कहा था हैप्पी बर्थडे नवाज शरीफ। जिस समय चुनाव से पहले वो कह रहे थे हिमराज का कटा हुआ सिर लाएंगे, लेकिन बाद में उन्हीं नवाज शरीफ के जो उसके अभियुक्त कहना मुझे उचित लगेगा, उनको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए प्रधानमंत्री वहां पाकिस्तान पहुंच गए थे। अब जरा सा भी कोई होता है गिराज किसी को कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। मतलब पाकिस्तान के नाम पे हर बार गाली दी जाती है। यहाँ बटन दबाओगे बम बम फटेगा पाकिस्तान में, यहाँ बटन दबाओगे खुशी मनेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तान को इतनी गाली दी रही है, अब लेकिन विदेश मंत्री जी पाकिस्तान जा रहे हैं। अब भक्त लोग क्या कहेंगे? नहीं, वो अपने आप को अपवाद समझते हैं ना इन बातों के। हमको तो गद्दारी के आरोप में भेजा जाएगा। हम तो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। हम और आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। तो हम लोगों को तो इसलिए वहां भेजा जा रहा है। वो तो राष्ट्र हित में जा रहे हैं वहां पर। पाकिस्तान की दो राष्ट्र तरह की यात्राएं होती हैं। एक राष्ट्र हम लोग गद्दारी में भेजे जाएंगे पाकिस्तान में, वो राष्ट्र वो हित में लोग वहां जा रहे हैं। तो आज इसी नोट पे हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। तो ये थे अभय द्विवेदी जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझे यकीन है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।